नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 20 जुलाई से 26 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन उद्घाटित महिला आरोग्य कक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किसने किया? विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन हुआ है। महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन हुआ है विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन हुआ है और इसका उद्देश्य है महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय ने महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया है। महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया है। तो सरकारी कार्यालयों में महिला स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन विधिक विभाग ने नई दिल्ली के शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया है। इसे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। यह सुविधा नई दिल्ली के शास्त्री भवन परिसर में स्थित है और इसे फिट इंडिया मूवमेंट के तथा विकसित भारत के विजन के अनुसार इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड आयोजित किया गया और इसमें भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 111 देशों के प्रतिस्पर्धी इस ओलंपियाड में शामिल हुए थे, जिसमें से भारत की 6 सदस्यीय टीम ने 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, 2 रजत पदक प्राप्त किए और 1 कांस्य पदक प्राप्त किए। तो भारत को 3, 2, 5, 1 कुल 6 पदक प्राप्त हुआ। 6 पदक में से 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 1 कांस्य पदक था। अब स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले थे कनौ तलवार, आरव गुप्ता, आदित्य मंगुडी। रजत पदक प्राप्त करने वाले थे एबेल जॉर्ज मैथ्यू और आदिश जैन, जबकि कांस्य पदक प्राप्त किया था अर्चित मानस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है मुंबई में। हाल ही में मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। मुंबई में उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने संयुक्त रूप से मुंबई के NFDC अर्थात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के परिसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के परिसर का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को सशक्त करना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल के तहत इसकी स्थापना की है। यह संस्थान जो है एनिमेशन, गेमिंग, VRX और XR में करियर बनाने वाले इच्छुक युवाओं को एक लंच पैड की भूमिका प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पहली बार प्राइवेट जॉब करने वाले युवा को 15,000 रुपये प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? इस राज्य सरकार ने नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पहली बार प्राइवेट जॉब पाने वाले युवा को 15,000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की है और यह घोषणा की है बिहार सरकार ने। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में एक सार्वजनिक रैली के दौरान नई रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। बिहार के लिए नई रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार किसी को अगर नौकरी मिलती है किसी युवा को तो उन्हें 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका उद्देश्य है देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, युवाओं को औपचारिक रोजगार के क्षेत्र से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के बड़े बैंकिंग संस्थानों में से एक
दुनिया के बड़े बैंकिंग संस्थानों में से एक बैंक ने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस एन जे एन जेड बी ए से हटने की घोषणा कर दी है। तो किस बैंक ने एनजेडबीए से हटने की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एचएसबीसी ने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से हटने की घोषणा कर दी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग संस्थान जो है उसमें से एक है एचएसबीसी। इसने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से हटने की घोषणा की थी। 2021 में शुरू हुआ था यह नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल के द्वारा संचालित बैंकों का एक वैश्विक गठबंधन है। इसके सदस्य पेरिस समझौते के अनुरूप 2050 तक अपने ऋण और निवेश पोर्टफोलियो को नेट जीरो उत्सर्जन के साथ संरेखित करने का संकल्प लिए हुए थे। तो एचएसबीसी की एनजेडबीए से वापसी उसके चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर जूलियन वेटजेन के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि कार्बन गहन उद्योगों के प्रति बढ़ते पूर्वाग्रह के कारण यह गठबंधन जो है अपना संतुलन खो रहा है, इसलिए उसने उस संगठन से निकलने की घोषणा कर दी है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। अब ये पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार इनके इस्तीफे के कितने दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 60 दिन। भारत के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफा होने के बाद से अगले 60 दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति के चुनाव करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है। भारत का जो यह उपराष्ट्रपति होता है यह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में जो इस्तीफा दिया है यह अनुच्छेद 67A के तहत उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है, जिसमें यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित रूप से कभी भी इस्तीफा दे सकता है। अब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा देने के 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है यह चुनाव आयोग भारत में चुनाव कराता है। यह जो चुनाव आयोग है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो चुनाव आयोग भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा आदि का चुनाव ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 67 जो है यह उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है जो कि 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव से संबंधित है। इसी अनुच्छेद के अनुसार अब 60 दिनों के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के 60 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के द्वारा इस पद को भरने के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। किसी आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं संभाल रहे होते हैं, राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है या राष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे देते हैं तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। अनुच्छेद 71 होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता गोपीनाथ ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रथम महिला उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम महिला उप प्रबंध निदेशक बनी थी गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की हैं। भारत की गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम महिला उप प्रबंध निदेशक बनी थी। इस पद से उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रबंध निदेशक है क्रिस्टीना जॉर्जिवा अब अगले उप प्रबंध निदेशक की घोषणा करेगी।
जब आईएमएफ की बात हो रही है तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1945 ईस्वी को, और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, यह अमेरिका में है। वर्तमान में 190 देश आईएमएफ के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका के कालूतारा जिले में बौद्ध मंदिर है वास्काडुगा श्री सुभूति विहाराओन, यहाँ पर अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म बहुत ही व्यापक रूप से विस्तृत है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश जो हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, सम्राट अशोक के शासनकाल में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो श्रीलंका का संविधान जो है वह बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म का मान्यता देता है और उसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से अपने पहले अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर को प्राप्त किया है। यह हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका अर्थात यूएसए से। भारत ने हाल ही में अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है, अमेरिका से प्राप्त किया है। अपने AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत ने प्राप्त किया। इसे बोइंग कंपनी, अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की प्रथम खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो देश की प्रथम खनन पर्यटन परियोजना झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू करने की योजना है। प्रथम खनन पर्यटन परियोजना को झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की योजना है। झारखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य है राज्य की समृद्ध खनिज विरासत को प्रदर्शित करना, जिसके तहत लोगों को खाद्यान्नों के अंदर ले जाकर मार्गदर्शित टूर और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किए जाएंगे। यह राज्य सरकार और सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से यह परियोजना चलाई जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को नए रूप से विकसित करना है, जिससे न केवल आर्थिक अवसर बढ़ेंगे बल्कि आम जनता को खनन प्रक्रियाओं और झारखंड के खनिज इतिहास के बारे में शिक्षित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है सुहानी शाह, जो कि भारतीय महिला जादूगर हैं, मेंटलिस्ट हैं। सुहानी शाह ने जादू की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है इसे। बेस्ट मैजिक अवार्ड तो कहे जाने वाले IFISS वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ मैजिक अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो अभी हाल ही में जुलाई 2025 में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई। इस हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने भारत का स्थान 77वां रहा है। भारत ने अपने स्थान में सुधार किया है। पिछला जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वां स्थान मिला था, अब 8 पायदान ऊपर चढ़ा है भारत, और भारत को अब 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब भारतीय नागरिक 59 देशों की यात्रा बिना किसी पूर्व वीजा अनुमति के कर सकते हैं। यह जो रैंकिंग है हर 3 महीने पर जारी की जाती है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में अर्थात जुलाई में जो जारी किया गया उसमें भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ, और इसमें पहला स्थान अभी भी सिंगापुर है, 10वें स्थान पर अमेरिका है, 77वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना मोतो जल विद्युत परियोजना किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो मोतो जल विद्युत परियोजना चीन के द्वारा शुरू किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है जो कि चीन के द्वारा शुरू किया गया है। चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में यारलुंग सांगपू नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण की शुरुआत की है। यह जो यारलुंग तांगस्पू नदी है, यह भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत के क्षेत्र में यारलुंग सांगपू नदी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण की शुरुआत की है चीन ने। यह नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में यारलुंग सांगपू नदी के नाम से जानी जाती है, यह नदी तिब्बत से निकलती है
और भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, असम होते हुए सियांग और ब्रह्मपुत्र के रूप में बहती है और अंत में बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है और बाद में गंगा में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, इसके द्वारा वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है एसबीआई को, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अजय सेठ को। हाल ही में अजय सेठ भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। देवाशीष पांडा का इन्होंने स्थान प्राप्त किया। देवाशीष पांडा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से आईआरडीएआई अर्थात भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष का पद रिक्त था। अब अजय सेठ ने उस पद को प्राप्त किया है। यह जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित करती है, विकसित करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम आदि तिरुवथिरई महोत्सव, राजेंद्र चोल प्रथम आदि तिरुवथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। तमिलनाडु राज्य में पिछले 23 से 27 जुलाई तक तमिलनाडु के गंगैकोंडा चोलपुरम में आयोजित किया गया। राजेंद्र चोल प्रथम जो थे अपने पिता अर्थात राजेंद्र चोल प्रथम के पिता का नाम था राजराज चोल प्रथम। तो राजेंद्र चोल प्रथम अपने पिता राजराज चोल प्रथम के बाद चोल साम्राज्य की बागडोर इन्होंने संभाली थी। दक्षिण भारत की सीमाओं से परे जाकर साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण पूर्व एशिया में, श्रीलंका में, मालदीव तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था राजेंद्र चोल प्रथम ने। वे अपनी सशक्त नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सफल समुद्री अभियानों ने बंगाल की खाड़ी को पार कर कई क्षेत्रों में राजनयिक और व्यापारिक संबंधों की इन्होंने स्थापना की। तो राजेंद्र चोल ने गंगैकोंडा चोलपुरम को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया CERS ट्रैकर्स मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करना। पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करना ट्रैकर्स मिशन का उद्देश्य है। यह ट्रैकर मिशन जो है यह नासा के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। नासा ने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा कैसे करता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए ट्रैकर्स मिशन अर्थात टैंडम रिकॉग्निशन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉग्निशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ट्रैकर्स मिशन को कैलिफोर्निया के वैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। जोधपुर में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ था? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास जो है यह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास। और यह जो सैन्य अभ्यास है राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य है विशेष रूप से शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में लड़ाकू समन्वय को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल परीक्षण किया गया है? तो भारत में देश के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल परीक्षण सफल हुआ है। और यह जो ट्रायल हुआ था यह चेन्नई में ट्रायल किया गया। चेन्नई में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है भारत ने 2023 में हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत इस तकनीक की संभावनाओं का पता लगाना शुरू किया था। अब इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में स्थित है
उससे इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी पहले प्राप्त हो चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, उनका किताब है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला हुआ। यह जो पुरस्कार है लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन के द्वारा दिया जाता है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड के लिए दुनिया भर के 21 क्षेत्रों की 13 भाषाओं में रची गई 14 किताबों को चुना गया। उनमें से वन एलिफेंट्स लिव्ड हियर पुरस्कार पुस्तक को भी चुना गया। यह गीतांजलि श्री की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा कांजीलाल पहली महिला कुलपति बनी है। यह जो इग्नू है इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम की अपनी आधिकारिक यात्रा की थी। वहां के फ्री ट्रेड यूनाइटेड किंगडम के साथ प्रधानमंत्री ने वहां फ्री ट्रेड भी साइन किया है। तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा के दौरान सैंड्रिघम हाउस जो कि वहां के किंग्स का वो आवास है, तो सैंड्रिघम हाउस में किंग चार्ल्स तृतीय को एक पेड़ माँ के नाम, भारत में एक अभियान चलता है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कौन सा पेड़ उपहार स्वरूप दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सिनोमा का पेड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के किंग्स चार्ल्स थर्ड को सिनोमा का पेड़ उपहार स्वरूप दिया है। भारत में एक अभियान चलता है एक पेड़ माँ के नाम, इसी अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने सिनोमा का पेड़ यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स थर्ड को दिया है। यह जो पेड़ है सैंड्रिघम हाउस में लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान सैंड्रिघम हाउस में किंग्स चार्ल्स थर्ड को शरद ऋतु में लगाए जाने वाले पेड़ उपहार स्वरूप दिया है। सोनोमा का पेड़, यह एक सजावटी प्रजाति का पेड़ है जिसकी विशेषता है कि इसमें सफेद पंखुड़ीनुमा ब्रैकेट्स होते हैं जो उड़ते हुए रुमाल या कपोतों जैसे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INVICTUS इनविक्टस अनुसंधान कार्यक्रम किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? इनविक्टस अनुसंधान कार्यक्रम, तो यह पहल है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है इनविक्टस अनुसंधान कार्यक्रम, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया। इसका लक्ष्य है क्षैतिज प्रक्षेपण क्षमता वाले भविष्य के पुनः प्रयोज्य वाहनों के लिए हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करना। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा सामान्य सहायता प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी विकास तत्व के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में निरंतर हाइपरसोनिक उड़ान के लिए प्रमुख तकनीकों का परीक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बेडुइन जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह बेडुइन जनजाति जो हाल ही में चर्चा में थी, यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाई जाती है। हाल ही में सीरिया के ड्रूज अल्पसंख्यक और सुन्नी बेडुइन जनजाति जो कि सुन्नी जनजाति होती है, तो इनके बीच रेदा शहर और उसके आसपास एक हफ्ते तक लगातार हिंसक झड़प हुई जिसमें से 300 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए। तो बेडुइन जो जनजाति है ये इसके लिए हाल ही में चर्चा में आई थी। तो बेडुइन जनजाति जो है यह खानाबदोश जनजाति है, अरबी भाषा बोलती है और सदियों से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों में रहती आ रही है। वे मुख्य रूप से ऊंट, भेड़ और बकरियों को चराकर मौसम के अनुसार शुष्क भूमि पर घूमते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए PM फ्लाइट नामक विदेशी योजना शुरू की है?
इस राज्य सरकार ने विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम फ्लाइट्स नामक विदेशी भाषा योजना शुरू की है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी असम की। असम राज्य सरकार ने विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम फ्लाइट्स नामक विदेशी भाषा योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने विदेशों में युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल की घोषणा की है। यह जो योजना है जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा N2 स्तर की सहित विदेशी भाषाओं में संरक्षित प्रशिक्षण प्रदान करेगी। भाषा प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक चयनित आवेदक को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय रोजगार पहुंच के माध्यम से असम में बेरोजगारी और अल्प रोजगार से निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2025 में शतरंज विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। 2025 में शतरंज विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। इस प्रतियोगिता के शीर्ष 3 खिलाड़ी 2026 में कैंडिडेट टूर्नामेंट जो आयोजित होंगे उसके लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर का फैसला करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी का अधिकार किस बोर्ड को दे दिया है? तो यह अधिकार मिला है इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को अगले 3 साल के लिए ICC ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल कराने का अधिकार दे दिया है। यह जो अगला 3 विश्व कप जो होगा टेस्ट का विश्व कप 2027 में होगा, फिर 2029 में होगा और उसके बाद 2031 में होगा। और तीनों इस टेस्ट वर्ल्ड कप का जो फाइनल आयोजन होगा यह इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस तारीख को अपने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 24 जुलाई 2025 को। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर थे। वहां उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को ब्रेग्जिट के बाद से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी की यूके यात्रा के दौरान दोनों नेताओं और वाणिज्य मंत्रियों की उपस्थिति में इस समझौते को औपचारिक रूप दिया गया। मोदी की अपनी यूके की यात्रा के दौरान वहां के जो किंग्स हैं, किंग्स चार्ल्स III, उन्हें सोमोना का एक पेड़ भी उन्हें उपहार स्वरूप दिया गया था। वो जो पेड़ था, भारत में एक अभियान चलता है एक पेड़ माँ के नाम। इसी अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सोमोना का पेड़ उपहार स्वरूप सौंपा था। धन्यवाद।